इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी सी ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। लोग आपके घर को घर नहीं मोहल्ला कहते हैं। घर में लगभग 30 लड़कियां हैं जिनमें बहुत ज्यादा एज गैप भी नहीं है और सब अब शादी के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब घर के बुजुर्गों को लड़कियों की शादी की बड़ी चिंता हो रही है। परिवार ऑर्थोडॉक्स है। परिवार में अरेंज मैरिज के सिवाय कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। एक सबसे बड़े बुजुर्ग चतुर चिंतामणि ने हिसाब लगाया कि अगर हर साल 3 लड़कियों की भी शादी करें तो कुल 10 साल में सभी लड़कियों की शादी हो जाएगी। लेकिन हर लड़की की शादी में प्रीति भोज, गहना, सजावट, टेंट, कपड़ों और दूसरे कामों में खर्च कम से कम 15 लाख तो हो ही जाएगा। यानी 30 लड़कियों की शादी में अगले 10 साल में मोटा मोटी 4.5 करोड़ रुपए तो खर्च होंगे ही। संभावना इससे ज्यादा की भी है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये एक बड़ी रकम है। तभी परिवार का एक नौजवान लड़का आइडिया कुमार, जो कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है और यूपीएससी की तैयारी भी करता है, उसने चिंतामणि को एक आइडिया दिया। जिसकी जैसी प्रॉब्लम हो उसको वैसा ही सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। हमारे घर में ज्यादा लड़कियां हैं तो हमारा सॉल्यूशन भी तो दूसरे घरों से अलग होगा। क्यों ना हम अलग अलग शादी करने के बजाय 15-15 बहनों का काज ब्याह इकट्ठा करके अगले 2-3 साल में पूरा कर दें। इससे अलग अलग खर्चे क्लब हो जाएंगे, समय बचेगा। प्रीति भोज, टेंट, सजावट का खर्चा सिर्फ 2 बार होगा। लोगों के एफर्ट्स ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम बार यूज होंगे, कपड़े कम बार खरीदने पड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन चतुर चिंतामणि को मनाना कहां आसान था। अब लड़कियों की शादी हुई या नहीं हुई ये एक अलग मैटर है, लेकिन आइडिया कुमार का आइडिया था तो बहुत अच्छा। दोस्तों, देश में अब कुछ ऐसा ही जबरदस्त आइडिया इंप्लीमेंट होने वाला है। घबराइए मत, ये आइडिया शादियों के लिए नहीं है बल्कि देश के सबसे बड़े त्योहार के लिए, जो कहलाता है इलेक्शन। अभी कुछ ही दिन पहले एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार के इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया जाएगा। तो आखिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? देश में इसको लागू करने में क्या चुनौतियां आएंगी? संविधान के किस भाग में, किस आर्टिकल में क्या क्या बदलाव करने होंगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन के फायदे क्या हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कितनी ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी? कितने कर्मचारियों को लगाना होगा? क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट संविधान के खिलाफ है? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन के सभी एस्पेक्ट्स पर। आप देख रहे हैं 4th डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। करिए अपने सपने को साकार। पहले आप सांसद चुनने के लिए वोट डालने जाते थे, फिर विधायक चुनने के लिए वोट डालने जाते थे, फिर पार्षद चुनने के लिए वोट डालने जाते थे। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन के लागू हो जाने के बाद ऐसा नहीं होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन का सीधा सा मतलब है लोकसभा, सभी राज्य के विधानसभाओं और अर्बन रूरल लोकल बॉडीज यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों के इलेक्शन एक ही समय में एक साथ कराना। मेरे एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि सर, देश में जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं क्या तब से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन अलग अलग होते थे? जवाब है नहीं। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में इलेक्शन हुए और 1951-52 में लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभा के इलेक्शन भी कराए गए थे। देश में हुए पहले दूसरे आम इलेक्शन के बारे में हमने हमारे प्रोग्राम चुनावी तर्कश में बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। ऊपर लिंक दिख रही होगी, आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल इसके बाद 1957 में, 1962 में और 1967 में भी एक साथ ही लोकसभा और राज्यों के विधानसभा इलेक्शन कराए गए। इस तरह शुरुआत के 4 इलेक्शनों में एक साथ इलेक्शन करवाए जाने का ट्रेंड बदस्तूर जारी रहा। इसके बाद इस ट्रेंड पर ब्रेक लगा।
इस समय क्षत्रिय दलों का उभरना शुरू हुआ था और कुछ राज्यों में विधानसभा भंग की गई थी। लेकिन जब पहली बार लोकसभा इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन से अलग से कराया गया तो उसके पीछे इंदिरा गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल था। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी से बगावत करके कांग्रेस के 2 टुकड़े किए थे। देश में लोकसभा इलेक्शन में 15 महीने का वक्त बचा था। इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस आर नए सिरे से बहुमत हासिल करके अपने प्रगतिशील सुधारों को लागू करना चाहती थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं की वजह से प्रगतिशील सुधार को लागू नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा देश में उस समय राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दों में बहुत डिफरेंस था। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखा कि समय से पहले आम इलेक्शन करवाकर इंदिरा गांधी ने बड़ी चतुराई से अपने आप को विधानसभा इलेक्शन से अलग कर लिया था। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्शन साथ साथ होने की स्थिति में जातीय और नस्लीयता की भावना राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित कर देती थी। हमने 1967 में भी देखा था, जब एक साथ लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन होने के चलते कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, खासतौर पर केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां स्थानीय मुद्दों ने बड़ा असर डाला। इन सब के चलते ही इंदिरा गांधी ने समय से पहले आम इलेक्शन करवाकर इन दोनों ही मुद्दों को अलग कर लिया और यहीं से वन नेशन वन इलेक्शन का ट्रेंड ब्रेक हो गया। देश में 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद 1977 में इलेक्शन हुए। कांग्रेस को करारी हार का स्वाद चखना पड़ा और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और 1980 में फिर से देश में लोकसभा इलेक्शन हुए। इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद दोबारा फिर से एक साथ इलेक्शन कराने का विचार 1983 में इलेक्शन कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट में उठा, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया गया। इसके बाद फिर जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा कि हर साल इलेक्शन कराने की प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए और नियम बनाना चाहिए कि 5 साल में एक बार में एक साथ लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन हो। इस रिपोर्ट से भी कुछ नहीं बदला। इसके बाद 2015 में डॉक्टर EM सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 17 दिसंबर 2015 को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ इलेक्शन कराने की व्यावहारिकता पर अपनी रिपोर्ट सामने रखी। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 2 सितंबर 2023 को एक और हाई लेवल कमेटी बनाई गई। आप स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे जिसमें रामनाथ कोविंद, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप जैसे लोगों के साइन हैं। ये डॉक्यूमेंट वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट का है। इस पर डेट लिखा है 14 मार्च 2024। 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में पूर्व विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष C कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। अब रीसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मान लिया है और भारत में एक साथ इलेक्शन कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो आप कुछ ही सालों में अपने लाइफ टाइम का सबसे बड़ा सोशल पॉलिटिकल चेंज देखने वाले हैं। देखिए, भले ही वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना बिल्कुल भी आसान नहीं। कानूनी तौर पर इसके सामने कई चैलेंजेस हैं। यहां तक कि न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मौजूदा संवैधानिक ढांचे में एक साथ चुनाव कराना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए देश में एक साथ इलेक्शन कराने के लिए रामनाथ कोविंद कमेटी ने भारत के संविधान में 15 अमेंडमेंट्स की सिफारिश की है। ये अमेंडमेंट 2 स्टेप्स में होंगे। पहले स्टेप के संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराने की बात की गई है। ये संशोधन मौजूदा इलेक्शन सिस्टम में बदलाव लाने और लोकसभा या राज्य विधानसभा के 5 साल के टेन्योर के खत्म होने से पहले नए इलेक्शन कराने की प्रोसेस से रिलेटेड होगा। हालांकि इन संशोधनों को संसद द्वारा पारित करने के लिए राज्यों के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। वहीं स्टेप 2 के संशोधनों के तहत नगरपालिकाओं और पंचायतों के इलेक्शन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन के 100 दिनों के भीतर करवाने की बात की गई है। इसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा सिंगल वोटर लिस्ट को तैयार करने से रिलेटेड भी प्रावधान होंगे। कोविंद कमेटी ने माना है कि स्टेप 2 के संशोधन ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जिन पर कानून बनाने की प्राइमरी पावर राज्यों के पास है और इसलिए
इसे पास किए जाने से पहले भारत के आधे से अधिक राज्यों के अप्रूवल की जरूरत होगी। कोविंद कमेटी ने सिफारिश की है कि संविधान में एक नया आर्टिकल 82A शामिल किया जाए। आर्टिकल 82A द्वारा देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ इलेक्शन की व्यवस्था लागू होगी। वहीं प्रपोज्ड आर्टिकल 82A(3) के अनुसार ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोकसभा और विधानसभाओं के आम इलेक्शन एक साथ कराने होंगे। यदि ECI का मानना है कि किसी विधानसभा के इलेक्शन एक साथ नहीं हो सकते, तो वो राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा ये घोषित करने की सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा के इलेक्शन को बाद की तारीख में कंडक्ट कराया जा सकता है। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि संविधान के आर्टिकल 325 में भी अमेंडमेंट किया जाए, ताकि राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से भारत के चुनाव आयोग द्वारा सिंगल वोटर लिस्ट और सिंगल वोटर आईडी तैयार की जा सके। प्रपोज्ड बिल में आर्टिकल 327 में भी अमेंडमेंट की सिफारिश है। इसके तहत संसद को वोटर लिस्ट तैयार करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सहित लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। इन सब के अलावा नगरपालिका और पंचायत चुनावों को अन्य चुनावों के साथ साथ कराने के लिए कमेटी ने आर्टिकल 324A की सिफारिश भी की है। अच्छा, एक सवाल यह भी मन में आता है कि क्या होगा अगर लोकसभा या राज्य विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल खत्म होने से पहले भंग हो जाते हैं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 83(2) और 172 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष का टेन्योर निर्धारित किया गया है, जब तक कि उन्हें पहले भंग न कर दिया जाए। यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाते हैं, तो फिर आर्टिकल 83(3) और 172(3) में सुझाए गए अमेंडमेंट के अनुसार पिछली लोकसभा या विधानसभा की जगह लेने वाली लोकसभा या राज्य विधानसभा केवल बचे हुए टाइम पीरियड तक काम करेगी और उसके बाद निर्धारित समय के अनुसार एक साथ इलेक्शन कराए जाने पर उसे फिर से भंग कर दिया जाएगा। साथ ही कमेटी ने सिफारिश की है कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी भी घटना के सिचुएशन में सदन के बचे हुए कार्यकाल के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए इलेक्शन कराए जाने चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं से संबंधित कुछ कानूनों में अमेंडमेंट की भी सिफारिश की गई है, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इन सभी कानूनों में संशोधन करना होगा ताकि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा इलेक्शन भी लोकसभा और राज्य विधानसभा इलेक्शन के साथ साथ हों। हालांकि ये सभी सिफारिशें हैं, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है। आप स्क्रीन पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज की एक लिस्ट देख रहे होंगे। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में हर साल 5 से 6 इलेक्शन तो होते ही होते हैं। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनावी माहौल बना ही रहता है। इसके अलावा अगर नगरपालिका और पंचायत इलेक्शन को भी जोड़ लें तो इलेक्शन की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। अब दिक्कत यह है कि बार बार होने वाले इलेक्शन से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी जोड़ दें तो ये आंकड़े और भी ज्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 1951-52 में जब लोकसभा के लिए पहला चुनाव हुआ तो चुनाव खर्च लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए हुए। वहीं 2019 के चुनाव में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए यानी $7 बिलियन खर्च हो गया। इतना ही नहीं, 2024 के लिए अनुमान किया गया है कि खर्च 1,35,000 करोड़ रुपए तक हुआ है। इस बार इतना पैसा खर्च हुआ जितना 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी नहीं हुआ था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि चुनाव काफी खर्चीला होने के कारण इस बार एक वोट की कीमत 1400 रुपए तक पहुंच गई। एक बार खुद सोचिए, भारत के सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, अभी तो विधानसभा चुनाव के खर्चे जोड़े ही नहीं। अब ऐसे बार बार होने वाले चुनाव राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हर चुनाव में कैंडिडेट को करोड़ों रुपए जुटाने भी तो पड़ते हैं। अब ये इतना पैसा आते कहां से, लाते कहां से, हम सबको पता है। एक साथ चुनाव होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव खर्च में काफी कमी आ जाएगी। आम जनता, व्यापारी या कॉर्पोरेट कम्युनिटी को भी राहत मिलेगी, क्योंकि बार बार चंदा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आपने ये नोटिस किया होगा कि देश में जब हर साल 5 से 6 विधानसभा इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस इलेक्शन जीतने पर ज्यादा होता है। पीएम, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी फील्ड पर होते हैं। बड़े कद के नेता स्टार कैंपेनर कहलाते हैं और हेलीकॉप्टर लिए हफ्तों महीनों से प्रचार करते हैं, रैलियां निकालते हैं। ऐसे सिचुएशन में लेजिस्लेटिव वर्क या पॉलिसी मेकिंग पर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा बार बार इलेक्शन के चलते पब्लिक को खुश करने वाली, लुभाने वाली
कई योजनाओं की घोषणाएं होती हैं। कई बार तो फ्री का सामान बांटा जाता है। लाडली बहना योजना, लाडला भाई योजना जैसी योजनाएं चलानी पड़ती हैं ताकि जनता वोट दे। इन सब से भी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जीतना है तो कई बार फ्री की रेवड़ियां बांटनी पड़ती हैं। एक साथ चुनाव कराने से यह समस्या हल हो सकती है। इससे राज्य सरकारों पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं एक और गंभीर मुद्दा अलग अलग चुनावों से जुड़ा है और वो ये है कि ऐसे ट्रेंड से देश में या राज्य में इन्वेस्टमेंट और आर्थिक विकास प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि कई बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती या लॉन्ग टर्म की कोई पॉलिसी नहीं बन पाती। वहीं अलग अलग इलेक्शन के कारण सरकारी मशीनरी स्मूथ नहीं चलती, काम समय पर नहीं हो पाते, लेट लतीफी बढ़ती है। अलग अलग चुनावों के दौरान भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगानी पड़ती है, जिसके कारण ये फोर्सेस अपना इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वर्क नहीं कर पाते। सरकारी टीचरों को भी बार बार चुनावों में ड्यूटी पर जाना पड़ता है, जिससे बच्चों की एजुकेशन भी प्रभावित होती है। अब एक बार ही चुनाव होंगे तो ऐसे रिसोर्सेज का आइडियल यूज पॉसिबल होगा। इनको एक ही बार अपनी सर्विस देनी होगी, बाकी समय ये अपने ओरिजिनल काम पर तो जा सकते हैं। ऐसे ही जब बार बार चुनाव होते हैं तो आदर्श आचार संहिता MCC को बार बार लागू करना पड़ता है। ऐसा करने से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आती है और कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाता, जिससे डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्पीड कम हो जाती है। कई बार तो फुल स्पीड में चल रहे काम भी अचानक रुक जाते हैं। नालियां, सड़कें, तालाब, स्कूल की बिल्डिंग जो कि लोकल कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, इनका काम भी धीमा हो जाता है। इसके अलावा जब बार बार कई चरणों में इलेक्शन होते हैं तो वोटर को भी प्रॉब्लम होती है। कभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता, कभी वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हो पाती। ऐसे में लोग वोट नहीं डाल पाते और वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। अगर सभी चुनावों के लिए एक ही वोटिंग लिस्ट होगी तो वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने और मेंटेन रखने में भी काफी समय और पैसा बचेगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के इंप्लीमेंटेशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स भी हैं, कुछ लीगल कंसर्न्स हैं, कुछ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, कुछ देश के फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर भी कंसर्न्स हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। कहा यह जाता है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने की प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना संविधान का उल्लंघन हो सकता है। आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़िएगा, इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि भारत एक संघ है क्योंकि ये अनडिवाइडेबल है और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई मामले में भी जोर देकर कहा था कि राज्यों का एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है, यानी केंद्र और राज्य अलग अलग एंटिटी हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराना राज्य सरकारों की ऑटोनॉमी और फ्रीडम पर हमला होगा। इससे न केवल फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होगा बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच हितों का टकराव भी बढ़ेगा। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल उलट माना जाता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल सर्वे की भी बात करते हैं। IDFC इंस्टीट्यूट द्वारा 2015 में किए गए एक सर्वे में बताया गया कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो वो पार्टी जो सबसे ज्यादा मजबूत है या जिसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उस पार्टी के दोनों चुनावों में जीतने की पॉसिबिलिटी 77% तक हो जाती है। वहीं अगर चुनावों में सिर्फ 6 महीने का अंतर आता है तो ये पॉसिबिलिटी घटकर 61% हो जाती है। यानी एक साथ चुनाव की सिचुएशन में किसी पार्टी को एक तरफा फायदा हो सकता है और किसी को एक तरफा घाटा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ट्रेंड किसी हेल्दी डेमोक्रेसी में नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा बार बार चुनाव होना एक हेल्दी डेमोक्रेसी में फायदेमंद माना जाता है। मान लीजिए कि एक्स नेशनल पार्टी देश में लोकसभा इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में घोटाले, धांधली, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की खबरें सुनने को मिलती हैं। अब अगर साल भर के अंदर किसी स्टेट के इलेक्शन में फिर यही पार्टी खड़ी होती है तो इसके जीतने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनता अपना जनादेश, अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा वोट के जरिए ही दे सकती है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन से हो सकता है कि क्षत्रिय मुद्दे पीछे रह जाएं, उन पर ज्यादा बात ना हो और केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही पूरा इलेक्शन फोकस्ड हो जाए। इससे हर एक स्टेट की स्पेसिफिक नीड को एड्रेस करने में दिक्कत आ सकती है। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव होने हैं तो यहाँ अग्निवीर भर्ती का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरे देश के हर राज्य के लिए यह मामला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के इंप्लीमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, अधिकारी, कर्मचारी और अन्य रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। चुनाव आयोग को इतने बड़े इलेक्शन एक्सरसाइज को मैनेज करने में प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ सकता है। हालांकि एक साथ चुनाव कराने से लॉन्ग टर्म में पर वोटर कॉस्ट में बचत हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स
और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स, जिसको आप कहते हैं वीवीपीएटी, लगाने के लिए खर्च बढ़ सकता है। इसको डेटा से समझिए। चुनाव आयोग के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए करीब 12 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए। वहीं 2029 में पोलिंग स्टेशन बढ़कर 13,57,000 हो जाएंगे। अगर लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव साथ होंगे तो ईवीएम की 26,55,000 बैलेट यूनिट, 17,78,000 कंट्रोल यूनिट और करीब 17,79,000 वीवीपैट की कमी होगी। और ये कमी पूरी होगी 7,951 करोड़ रुपए खर्च करके, क्योंकि नई मशीनें बनवानी पड़ेंगी। वहीं एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम स्टोरेज भी एक चैलेंज है। चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम स्टोरेज के लिए वेयर हाउस कम पड़ रहे हैं। प्राइवेट बिल्डिंग और शिक्षा संस्थाओं में इनका स्टोरेज करना पड़ता है। वहीं एक साथ चुनाव करवाने के लिए अधिक कर्मचारी लगाने होंगे। 2024 के आम चुनाव में ही 70 लाख कर्मचारी चुनाव में तैनात किए गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार हर 5 साल के बाद 15% अधिक चुनाव कर्मियों की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर सरकार कोविन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है, तब तो यह पॉसिबल है कि 2029 में ही लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ हों। तो यहां यह सवाल आता है कि उन राज्यों का क्या होगा जिनकी विधानसभा का टेन्योर 2029 के बाद खत्म हो रहा हो। दरअसल इस ट्रांजिशन पीरियड में, यानी जून 2024 और मई 2029 के बीच जिन भी राज्यों में चुनाव होगा, उन सभी का टेन्योर 18वीं लोकसभा के साथ ही समाप्त हो जाएगा। वहीं कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, जैसे मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना और त्रिपुरा। ऐसे राज्य हैं जिनकी विधानसभाओं को 6 महीने तक एक्सटेंशन देना जरूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां चुनाव हुए थे 2023 में और अगले इलेक्शन दिसंबर 2028 के आसपास होने हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन 2026 में होने हैं। इनको सिर्फ 3 साल का कार्यकाल मिलेगा। वहीं पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इलेक्शन 2027 में होंगे। इनको लगभग 2 साल का कार्यकाल मिलेगा। ये तो हो गई विधानसभा के कार्यकाल की बात। अब बात करते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या क्या बातें उठ रही हैं। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र की मजबूती और विविधता की दिशा में बड़ा कदम है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये व्यावहारिक नहीं है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी इन सिफारिशों को त्रुटिपूर्ण बताया। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लूपहोल पॉइंट आउट किया। उन्होंने तर्क दिया कि लोकल बॉडी लेवल पर 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसी लेवल पर भारी मात्रा में कर्मचारी और अधिकारी लगाए जाते हैं। वहीं सिफारिशों में पंचायत चुनावों को लोकसभा या विधानसभा चुनावों के 100 दिन के भीतर करवाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं हो रहा। क्या लोकल बॉडीज इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे नहीं आते? बहरहाल, आपने वीडियो देखा, सारे एस्पेक्ट्स को समझा। आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या देश में एक साथ एक ही वक्त में इलेक्शन होना चाहिए या नहीं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।